Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum. Today is the 13th lecture of second year biology chapter 15 and आज का हमारा टॉपिक है that is the thermoregulation. Thermoregulation की सबसे पहले तो हमें डेफिनेशन पता है कि what is thermoregulation. It means the regulation of the body temperatures within a narrow range. सही है. तो वो लिखने की इधर जरूरत नहीं है, मैं इतना बस लिख देता हूँ कि रेगुलेशन ऑफ बॉडी टेम्परेचर. क्यों? क्योंकि हमें पता है कि जी एंजाइम्स जो हैं वो हाई टेम्परेचर पे डीनेचर हो जाते हैं या जो भी इश्यूज हैं हाई टेम्परेचर से रिलेटेड, उसे अभी हम आहिस्ता आहिस्ता सारे ऑर्गेनिज्म में पढ़ेंगे. तो जो मेन जो आज का टॉपिक है दैट इज द एडाप्टेशंस इन प्लांट्स. प्लांट्स किस तरह से जो है अपनी बॉडी का टेम्परेचर मेंटेन रखते हैं या हाई टेम्परेचर की सूरत में या लो टेम्परेचर की सूरत में किस तरह बिहेव करते हैं. सही है. तो उसमें हमें सिर्फ डायरेक्ट ये पता उसकी रीज़न ये है कि प्लांट्स को ये वाला इशू बहुत ज़्यादा उनको अफेक्ट नहीं करता, लेकिन इन्वायरमेंटल स्ट्रेस यानी हाई टेम्परेचर को या लो टेम्परेचर को प्लांट्स सबसे ज़्यादा एक्सपोज होते हैं क्योंकि उन्होंने बाहर ही धूप में खड़े रहना है, कोई उनके पास तो कोई रज़ाई नहीं है, तो वो इस तरह से उनको ये अफेक्ट कर सकता है, लेकिन इतना भी उनको अफेक्ट नहीं करता बल्कि करता है. सही है. तो हम बात करते हैं दैट प्लांट्स के अंदर क्या अडेप्टेशंस हैं. सबसे पहले हम इसमें दो कैटेगरीज बना लेते हैं. दैट इज एक हम क्या देंगे जी ये है हाई टेम्परेचर में क्या होता है और फिर साथ ही हम लिख देंगे जी लो टेम्परेचर में क्या होता है. आप इसको ऊपर नीचे लिख सकते हैं, राइट साइड लिख सकते हैं, कोई इशू नहीं है. सो हाई टेम्परेचर सबसे पहले तो हमें ये देखना पड़ेगा कि हाई टेम्परेचर करता क्या है प्लांट की बॉडी को. तो सबसे पहले जो इफेक्ट है हाई टेम्परेचर का हो तो हमें सबसे अच्छी तरह पता है दैट इज हाई टेम्परेचर काजेस द डीनेचरेशन ऑफ एंजाइम्स. डीनेचरेशन ऑफ एंजाइम का मतलब ये है कि बॉडी मेटाबॉलिज्म आहिस्ता आहिस्ता, क्योंकि एंजाइम कैरी करते हैं रिएक्शंस को, तो अगर बॉडी मेटाबॉलिज्म स्लो होएगा और आहिस्ता आहिस्ता ख़त्म हो जाएगा तो प्लांट का सेल भी डैमेज, प्लांट का सेल भी डाई और इसी तरह प्लांट बॉडी की भी डेथ हो जाती है. तो ये सबसे जो है ना वो इसका इम्पैक्ट है कि हाई टेम्परेचर व्हाट इट काजेस. अब आते हैं कि प्लांट ने क्या एडाप्टेशंस की होती हैं. प्लांट्स हाई टेम्परेचर को कोप करने के लिए जो सबसे आसान और सबसे ज़्यादा जो यूज़ करते हैं वो तरीका उसे हम कहते हैं इवेपोरेटिव कूलिंग. यानी ये हम पहली स्ट्रेटजी है कि प्लांट जो है वो ये तो जो बात मैंने लिखी है ना ये है कि प्लांट हाई टेम्परेचर का इफेक्ट क्या है. इवेपोरेटिव कूलिंग जो है, इवेपोरेटिव कूलिंग का मतलब ये है कि प्लांट्स अपनी थ्रू ट्रांसपिरेशन, आपको पता है 3 तरह के ट्रांसपिरेशन है, और उन ट्रांसपिरेशन से प्लांट बॉडी से वाटर लूज करते हैं और जब भी वाटर इवेपोरेट होता है तो कूलिंग क्रिएट होती है. ये हमें पता है. सही है. क्योंकि वाटर जो है वो बॉडी का टेम्परेचर लेके उड़ जाता है बॉडी की हीट लेके, तो बाकी जो रिमेनिंग हीट होती है वो कम हो जाती है. तो इसको है ये है सबसे पहला मैकेनिज्म. लेकिन एक्सट्रीम हीट के अंदर फॉर एग्जांपल इन केस ऑफ बहुत हाई टेम्परेचर जब हो जाता है तो प्लांट के स्टोमेटा ही बंद हो जाते हैं, तो फिर इवेपोरेटिव सबसे ज़्यादा जो इवेपोरेटिव कूलिंग है यानी ट्रांसपिरेशन का प्रोसेस है वो 95% तकरीबन वो इससे होता है स्टोमेटा से. तो जब स्टोमेटा ही बंद हो जाएंगे तो अब ट्रांसपिरेशन कहाँ से होगी, तो अब इस केस में प्लांट को सफ़र करना पड़ सकता है. लेकिन ऐसे प्लांट जो रहते ही ऐसे इलाकों में है कि उनको तो पता है कि हम इतना टेम्परेचर हाई हो ही जाना है, ऐसे प्लांट्स फिर एक और मैकेनिज्म इख्तियार करते हैं जिनको हम कहते हैं हीट शॉक प्रोटीन्स. ये एक दूसरा दे प्रोड्यूस द हीट शॉक प्रोटीन्स. असल में ये क्या है, इनको हम स्ट्रेस इंड्यूस प्रोटीन भी कहते हैं. असल में ये क्या चीज़ें हैं, ये खास किस्म की चीज़ें होती हैं प्लांट्स में. प्लांट के सेल्स में जो जीन्स होते हैं कि जब बहुत हाई टेम्परेचर हो जाता है तो वो जो जीन्स हैं वो एक्टिवेट हो जाते हैं. क्यों? उनको एक्टिवेट करने के लिए एक फैक्टर है, ठीक है, जिसको हम कहते हैं स्ट्रेस इंड्यूस ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर. ठीक है, SITF. वो क्या काम करता है कि वो या हीट स्ट्रेस इंड्यूस ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर वो एक्टिवेट जब करता है जीन्स को, तो जीन्स फिर आगे आपको पता है कि मैट्रिक में पढ़ा हुआ है कि जीन्स जो है वो पहले ट्रांसक्रिप्शन फिर ट्रांसलेशन का प्रोसेस होता है, उससे DNA से जीन से RNA बन जाता है, RNA से आगे प्रोटीन, तो वो ये प्रोटीन्स बनना शुरू हो जाते हैं. इनकी मुख्तलिफ टाइप्स हैं लेकिन हम इनको इस तरह लिखते होते हैं आमतौर पे हीट शॉक प्रोटीन्स.
और आगे इनके मॉलिक्यूलर वेट जो फॉर एग्जांपल 27, फिर एक 60 होती है, 90, ये सारी छोटे वाली हैं। इसी तरह कुछ इससे भी ज़्यादा जो है वो होती हैं 200 300 किलो डाल्टन भी उनका मॉलिक्यूलर वेट हो सकता है। और ये सारी हीट शॉक प्रोटीन्स के अपने अलग अलग छोटे बहुत फंक्शन है। फर्स्ट किया ये जो है वो साइटोस्केलेटन को प्रोटेक्ट करती है जो है, इसी तरह ये जो है ये माइटोकॉन्ड्रिया को प्रोटेक्ट करती है और उनकी डीनेचरेशन नहीं होने देती इन दी फॉर्म ऑफ हाई टेम्परेचर। करते किस तरह है, क्योंकि ये जो उनके एंजाइम्स या उनके कुछ स्ट्रक्चर्स होंगे उनको कवर कर लेते हैं, उनको सराउंड कर लेते हैं, उनको ऑक्यूपाई कर लेते हैं। जिस तरह हम कहेंगे कि भाई जिस तरह एक कंबल जो है वो काम आता है, या वो जो सूट होता है जो आग जो फायर फाइटर्स होते हैं वो पहन के जाते हैं, तो उस तरह ही समझे कि ये हीट शॉक प्रोटीन एंजाइम्स को कवर कर लेती हैं, जिससे क्या होता है कि वो एंजाइम डीनेचर नहीं हो पाता, उसके ऊपर हाई टेम्परेचर का इफेक्ट नहीं होता। तो ये हैं दो मेजर तरीक़ेकार प्लांट्स के जिनकी मदद से वो हाई टेम्परेचर को कोप करते हैं। इसी तरह कुछ आगे बात लो टेम्परेचर्स की, तो लो टेम्परेचर में ना प्लांट्स को लो टेम्परेचर पर इतना इफेक्ट नहीं होता जब तक आइस क्रिस्टल्स ना बने। वो मैं आपको बताता हूँ क्या है असल में सर। फिर हम यहाँ पे भी यही लिखेंगे कि लो टेम्परेचर का इफेक्ट क्या है प्लांट बॉडी के ऊपर। तो लो टेम्परेचर का जो इफेक्ट है ना वो दो हैं। एक हम कहेंगे फ्लूइडिटी ऑफ द मेम्ब्रेन वो चेंज हो जाती है। इसका मतलब क्या है फ्लूइडिटी ऑफ, आपको इस बात का पता है कि मेम्ब्रेन के अंदर है लिपिड्स 40%, प्रोटीन्स 60%। तो जब लो टेम्परेचर होता है ना तो वो क्या होता है कि वो जो उनमें से जो लिपिड्स हैं जो वो जो मॉलिक्यूल्स हैं वो फ्रीज एक तरह से होना शुरू हो जाते हैं। फ्रीज होने से मुराद ये है कि वो हल्के हल्के क्रिस्टलाइन फॉर्म में आ जाते हैं। जब वो क्रिस्टलाइन फॉर्म में आ जाते हैं तो मेम्ब्रेन, अब देखें आप समझे एक जो कागज़ है वो बड़ा नरम सा है और वो उसके अंदर इस तरह आप उसको हिलाएंगे तो वेव्स बन जाती हैं। एक दूसरा कागज़ है वो ऐसा नहीं है, वो थोड़ा सा हार्ड है। तो मेम्ब्रेन की फ्लूइडिटी, मेम्ब्रेन की स्ट्रक्चर थोड़ी सी बदल जाती है क्योंकि उसके लिपिड मॉलिक्यूल्स क्या हो जाते हैं, दे चेंज इनटू द क्रिस्टलाइन फॉर्म। तो जब उसके लिपिड्स से क्रिस्टलाइन फॉर्म, इसी तरह प्रोटीन्स की स्ट्रक्चर पे भी थोड़ा सा, ये नहीं है कि भाई प्रोटीन की स्ट्रक्चर सारी चेंज में हो गई। प्रोटीन की स्ट्रक्चर से मुराद फर्क किया, आप ऐसे खड़े हुए तो फिर आप ऐसे खड़े हो जाते हैं तो लाइक दिस, ठीक है ना, कि भाई और ऐसे अकड़ जाए तो मेम्ब्रेन की फ्लूइडिटी थोड़ी सी चेंज हो जाती है। जब मेम्ब्रेन की फ्लूइडिटी चेंज होती है इससे क्या होता है, मूवमेंट ऑफ द मटेरियल्स इन एंड आउट ऑफ द सेल वो भी चेंज हो जाती है। तो ये जो है वो प्लांट के सेल्स को किसी तरीके से मतलब स्ट्रेस के अंदर लेके चला जा सकता है ये वाला मामला। तो इसमें करते क्या है प्लांट्स, इसमें प्लांट्स के दो मैकेनिज्म इसमें भी मैं पढ़ा देता हूँ। तो सबसे पहला मैकेनिज्म तो किताब में दो लिखे हुए ना, बाकी और भी हो सकते हैं। तो प्लांट्स में जो सबसे पहला मैकेनिज्म है दैट इज कि वो अनसैचुरेटेड फैटी एसिड्स। यस, आपने एक बात पढ़ी हुई है कि ऐसे लिपिड्स जिनके अंदर अनसैचुरेटेड फैटी एसिड्स ज़्यादा होते हैं वो रूम टेम्परेचर पे लिक्विड होते हैं ये, और वो यूजुअली प्लांट सोर्स से हासिल होते हैं और उनको हम ऑयल्स कहते हैं। ये बात हमने की हुई है। तो अनसैचुरेटेड फैटी एसिड्स का हल्का हल्का रिलेशन है विद नो फ्रीजिंग या विद लिक्विड, ठीक है ना, ये लिक्विड टेंडेंसी है इनकी। तो जिन जो वो प्लांट्स हैं वो अपनी मेम्ब्रेन्स के अंदर या अपनी प्लांट जहाँ लिपिड्स हैं, क्योंकि फैटी एसिड्स लिपिड्स में ही होते हैं ना, तो जहाँ लिपिड्स हैं वो उनमें अनसैचुरेटेड फैटी एसिड्स की मिकदार को ज़्यादा कर लेते हैं। इससे क्या होता है कि वो ज़्यादा कूल तो हो सकते हैं लेकिन वो क्रिस्टलाइन फॉर्म में नहीं जाते और मेम्ब्रेन की फ्लूइडिटी जो है वो मेंटेन रहती है। लेकिन इसके लिए टाइम चाहिए होता है, सही है। इसीलिए कहते हैं कि भाई अगर रैपिड चिलिंग हो जाए, यानी एक प्लांट अचानक उसको आपने फ्रीजर में रख दिया, ठीक है, तो ऐसे प्लांट को नुकसान हो सकता है। और अगर आहिस्ता आहिस्ता टेम्परेचर ग्रेजुअली डिक्रीज हो थोड़ा थोड़ा करके 10 दिन 15 दिन 10 दिन इतने टाइम में इतना टेम्परेचर डिक्रीज हो तो प्लांट को इतना ज़्यादा इम्पैक्ट इसका नहीं होता। सेकेंड जो प्रॉब्लम है वो ये होती है कि जब फ्रीजिंग टेम्परेचर ही आ जाता है तो क्रिस्टल्स बन जाते हैं। जो क्रिस्टल बनते हैं, आपने कभी गौर किया होगा किसी आलू की सब्जी को या अंडे को अगर हम फ्रीज कर लें, टमाटर को फ्रीज कर लें, लोग करते भी होंगे समटाइम, ठीक है। अब आप उसको फ्रीज करके रख दें और जैसे ही फ्रीज करके वो आप उसको दोबारा थॉ करेंगे, दोबारा वो उसको बाहर निकाल लेंगे तो थोड़ी देर के बाद वो ऐसे वो हो जाएगा पल्पी सा, ठीक है, उसकी ओरिजिनल शेप मेंटेन नहीं रहेगी। इसकी वजह क्या होती है? इसकी वजह ये होती है कि जो क्रिस्टल्स बनते हैं वो पंक्चर कर देते हैं मेम्ब्रेन्स को,
तो जब मेम्ब्रेन्स पंक्चर और इवन साइटोस्केलेटन भी थोड़ा बहुत अगर यानी पंक्चर हो जाए तो क्या होता है कि सारा कुछ वो एक गोल सा दायरा सा एक वो नरम सा गेंद बन जाता है। तो ये वजह है असल में आइस क्रिस्टल फॉर्मेशन। अच्छा एक बात और याद रखें कि अगर सेल्स के बाहर मतलब ये सेल्स है ना प्लांट के फर्ज किया और ये उनके दरमियान में कुछ खाली जगह में बना, अगर यहाँ बाहर और इधर खाली जगहों में इधर जितनी मर्जी क्रिस्टल फॉर्मेशन हो जाए कोई इशू नहीं होता प्लांट्स को, क्योंकि बाहर इतना बर्फ हो कई ऐसे इलाकों में तो होता है ना, ठीक है। तो जितनी मर्जी जो वो हो जाए आइस फॉर्मेशन बाहर, लेकिन अगर प्लांट सेल के अंदर आइस जम जाती है या यहाँ पे क्रिस्टल फॉर्मेशन होती है तो इससे प्लांट जो है उसको डैमेज हो सकता है होता है, ठीक है, और उसकी सेल्स की शेप मेंटेन नहीं रहती। तो इस केस में क्या होता है कि ऐसे प्लांट्स जिनको तो वो क्या करते हैं, अच्छा इसमें क्या होगा, दूसरी जो स्ट्रेटेजी फिर अपनाई जाएगी वो क्या है, वो ये है कि चेंज इन कंपोजिशन, आप सोल्यूट कंसंट्रेशन का फर्क कर लें ऑफ साइटोसोल, यानी जो प्लांट है वो प्लांट सेल जो है वो अपने सेल के अंदर जो सोल्यूट्स हैं उनको चेंज कर देगा। सोल्यूट्स को चेंज करने का मतलब क्या है, असल में आपने पढ़ा होगा केमिस्ट्री के अंदर फर्स्ट ईयर में क्वालिटेटिव प्रॉपर्टीज ऑफ लिक्विड्स, कि किसी लिक्विड के अंदर अगर हम किसी सॉल्वेंट में सोल्यूट डाल दें, जितना ज़्यादा सोल्यूट पार्टिकल ज़्यादा होंगे वो उतना उसका फ्रीजिंग जो है वो टेम्परेचर जो फ्रीजिंग पॉइंट है वो डिप्रेस हो जाएगा, बॉइलिंग पॉइंट हाई हो जाएगा, वेपर प्रेशर कम हो जाएगी, सही है। तो इसी तरह से यहाँ पे क्या हुआ कि इसका फ्रीजिंग पॉइंट और डिप्रेस हो जाता है। अगर आप पानी को रखें और पानी में फिर नमक डाल के रख दें, एक गिलास पानी सादा एक गिलास नमक वाला, तो जो नमक वाला पानी होगा वो देर से जमेगा। इसका मतलब ये होगा कि वो अपने सोल्यूट्स की मिकदार को अपने साइटोप्लाज्म या साइटोसोल ज़्यादा कर लेते हैं, जिससे क्या होता है कि वो उसमें सुपर कूल तो हो सकता है, यानी बिलो द फ्रीजिंग पॉइंट, पर वो वाटर जमता नहीं है क्योंकि उसमें सोल्यूट्स की मिकदार ज़्यादा है। इस तरह से क्या होता है कि ये क्रिस्टल फॉर्मेशन को प्रिवेंट करते हैं। यहाँ पर कोई सवाल है तो, क्योंकि आगे एनिमल्स का तो हमारे लेक्चर में पढ़ेंगे, प्लांट्स के हवाले से इतना ही है। कोई सवाल है तो पूछ सकते हैं।